हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्जाम में। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके एंशिएंट इंडिया, मिडेवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया को लेके एक मैराथन क्लासेस बनाएंगे, जिसमें हमने शुरू किया है अपना क्वेश्चन बार यानी बिंदुवार तरीके से हम आपका जो है एंशिएंट इंडिया खत्म कर चुके हैं। और आज का जो हमारा क्लास है वो मध्यकालीन भारत को लेके है और इसमें हम जानेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। वो सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं मध्यकालीन भारत से। तो आप इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिए और ये चीज़ें जो आप चाहें तो आप क्वेश्चन अपना ये सारे क्वेश्चन जो है अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना मध्यकालीन भारत। और आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और क्योंकि इससे क्या है कि आपको जो है नई नई अपडेशन क्लास की आपकी मिलती रहेंगी। कुछ कुछ और चीज़ें हैं जो एग्जाम को लेके होती हैं वो भी आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनकी भी जो है तैयारी थोड़ी सी आसान हो सके। और आज के जो क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हर क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीके से और ध्यान दे के देखना है। और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है इनमें मध्यकालीन भारत में कौन से आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन कासिम थे वो 712 ईस्वी में भारत पर जो है इन्होंने आक्रमण किया था सबसे पहले। तो और ये अरब से संबंधित थे। यहाँ से हम अपनी बात को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हुए इसमें अगला क्वेश्चन है, जैसे चंदावर के युद्ध को लेके है बात। तो चंदावर का युद्ध जो हुआ था वो 1194 में हुआ और इसके जो राजा थे जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में ये जो है युद्ध हुआ था। और इसमें क्या हुआ कि चंदावर के युद्ध में जयचंद की हार हो गई, ये हार गए और गौरी जो है जीत गई थी। अभी के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन है कि चंदावर की जो वर्तमान स्थिति है वो कहाँ पे है। तो चंदावर पहले कहाँ था, तो अभी उत्तर प्रदेश का जो इटावा जनपद है में यमुना नदी के तट पर उस समय जो आज का इटावा है और यमुना नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो पहले चंदावर एरिया हुआ करता था, जहाँ के राजा जयचंद थे और जिनको 1194 में मोहम्मद गौरी ने हराया था। आगे क्वेश्चन बात करते हैं कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। तो वहाँ पे राज्यपाल नाम से शासक रहता था, जिसके साथ जो है महमूद गजनवी ने आक्रमण किया था, जिसके शासन काल में। इसके बाद बात करें कि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो उतबी थे दरबारी इतिहासकार। और आपको पता है कि ये महमूद गजनवी के जो आक्रमण हुआ करते थे, आक्रमण भारत पर जो किए, उसको जिहाद नाम से इन्होंने नाम बताया, मतलब जिहाद नाम दिया उनको। तो जो आक्रमण भारत पर किए उनको क्या नाम दिया, तो इन्होंने जिहाद नाम दिया था। आगे बात करते हैं कि सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक कौन था। तो आपको सभी को पता है कि सोमनाथ पर जो आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने, तब वहाँ पे भीम जो प्रथम जो है शासक वहाँ पे रहते थे, शासन करते थे। और इसी कड़ी में आपको पता भी है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो 17 बार आक्रमण भारत पर किया था। तो इस तरीके से आपको ये और याद रखना है। आगे बात करते हैं कि दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था। तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका प्रथम मुस्लिम शासक था। एक घटना एक परिणाम रहित विजय। तो इसके बारे में किसने कहा है कि एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन जो है आपके अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में कहा गया था, और ये लेन पूल ने कहा था। लेन पूल ने कहा कि ये घटना एक परिणाम रहित विजय है। तो आगे बात करते हैं कि महमूद गजनवी या गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था। तो अल्पतगीन जो है गजनी वंश के संस्थापक थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। आगे बात करते हैं कि मध्य एशिया के वह शासक जो 1192 में उत्तर भारत को जीता जिन्होंने, वो थे आपकी मोहम्मद गौरी, जो जिनका पूरा नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये आपकी है। अब 1192 में आप सभी जानते हैं कि पृथ्वीराज जो तृतीय थे उनके साथ इनके युद्ध हुए। तो प्रथम युद्ध तराइन का, तो तराइन के 2 युद्ध हुए, और प्रथम और दूसरा तराइन का युद्ध, जिसमें क्या हुआ कि तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी यानी पृथ्वीराज विजय हुए और इसमें ये हार गए थे, यानी मोहम्मद गौरी विजय हुई थी। तो इस तरीके से इन्होंने 1192 में उत्तर भारत को जीता था। आगे बात करते हैं कि युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई वो कौन सा तराइन का युद्ध था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध था। तो कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। तो आपका तराइन का युद्ध, द्वितीय युद्ध, जिसके बारे में हमने चर्चा की, ये वाला था। आगे बात करते हैं वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था। तो वो आपका कौन सा था, पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज तृतीय और आड़ोराज तृतीय, यानी इसको दूसरा नाम भी आड़ोराज इसका नाम तृतीय था, आड़ोराज तृतीय। आगे बात करते हैं कि भारतीय गौरव यश यानी जो भारतीय गौरव था उसका अंतिम सूर्य किसको कहा जाता है। तो पृथ्वीराज को ही कहा जाता है। जब वो हार गए तराइन के द्वितीय युद्ध में तो फिर कहा जाता है कि भारतीय गौरव का अंतिम सूर्य अस्त हो गया। आगे बात करते हैं मोहम्मद गौरी का वह दास जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। तो उसका क्या नाम था। तो बख्तियार खिलजी थे जिन्होंने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की थी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित किया गया। तो अब ये पूछना चाह रहे हैं तो कौन थे। तो मसूद शाह यानी अलाउद्दीन मसूद शाह के जो आपके बगदाद के अंतिम खलीफा थे, जिनका सिक्कों पर जो है नाम सर्वप्रथम अंकित किया गया था। आगे बात करते हैं कि भारतीय इतिहास में सल्तनत काल
के नाम से जाने जाने वाला काल कब से कब तक है, ये पूछ रहे हैं, काल पूछ रहे हैं, तो आपको कब से कब तक लगाना, यानी 1206 से लेकर 1526 तक, जब तक आपका पानीपत का युद्ध नहीं हुआ तब तक आपका ये शासन चलता है, जिसको दिल्ली सल्तनत भी बोला जाता है, जिसमें कई सारे वंश आए जिनके बारे में आगे चर्चा होगी। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया, ये आपको बताना है। तो ये युद्ध जो है इब्राहिम लोदी थे, जिनके साथ पानीपत का युद्ध हुआ, और ये आप सभी जानते हैं पानीपत का युद्ध जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। तो बाबर और पानीपत का युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई और ये मारे गए थे, तो लड़ता हुआ मारा गया। ये आपके कौन से हैं, इब्राहिम लोदी। आगे बात करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की किसने, तो सुल्तान की पदवी किसने प्रदान की थी, गयासुद्दीन मोहम्मद ने। ये इस तरीके से ऐबक के बारे में ये जानकारी है कि उनको जो है सुल्तान की पदवी किसने दी थी। इसके बाद सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की गई, तो किसने शुरू की है, इल्तुतमिश ने। कि सिक्कों पर टंका और जीतल, इनके जो है 2 सिक्के थे, आपको पता है, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, तो ये 2 सिक्के इन्होंने चलाए थे, ये आपको याद होगा या पता होगा। तो आगे बात करते हैं, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा और किसके शासनकाल में आया था, तो उसने भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर आक्रमण किया, और वो कब आया था, तो इल्तुतमिश के समय आया था। और क्या हुआ कि इल्तुतमिश की वजह से वो वापस चला गया, क्योंकि उन्होंने उसके जो चंगेज खां का विद्रोही था उसका सहयोग नहीं किया था इल्तुतमिश ने, इसीलिए उसने इस पर आक्रमण नहीं किया और वो वापस चला गया। आगे बात करते हैं कि किसको गुलाम का गुलाम कहा जाता है, तो गुलाम का गुलाम किसे कहते हैं, तो इल्तुतमिश को ही कहा जाता है, क्योंकि गौरी का गुलाम कौन था, गौरी का गुलाम थे ऐबक, और ऐबक का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश, तो इसीलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि भारत के वह मध्यकालीन शासक जिन्होंने एकता व्यवस्था शुरू की, तो एकता व्यवस्था शुरू करने वाले आपके इल्तुतमिश ही हैं। और एकता व्यवस्था क्या है, तो ये भूमि से संबंधित है, जिसमें भूमि दे दी जाती थी कृषि के लिए, तो इसको एकता व्यवस्था कहा जाता था। आगे बात करते हैं कि बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया, तो अब इनका राजत्व सिद्धांत जो बलबन ने शुरू किया था उसको दोबारा से पुनः स्थापित करने वाला कौन शासक था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। तो आप सभी जान रहे हैं कि बलबन ने राजत्व सिद्धांत और बलबन ने लोह रक्त की नीति शुरू की थी, आपने पढ़ा होगा, तो वो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे बात करते हैं कि दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया, तो वो कौन थे, आपके जो बलबन थे, यानी उसने क्या किया कि अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ कर दिया था। और इसके बारे में आपको पता है कि बलबन जो है इसने जो कई उपाधियां धारण की, जिसको आप सभी जानते हैं, इसने अपने आप को जिले इलाही और और खुदाई, ये इस तरीके की उपाधियां धारण की थी। इनका क्या मतलब है था कि ये ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था अपने आप को इस ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। तो बलबन ने ये चीज़ें शुरू की। आपको बलबन के बारे में कुछ और भी पता है, जैसे इसने रक्त एवं लोह की नीति में विश्वास करता था, यानी इसने इसकी शुरुआत की थी, तो बलबन ने ही इसकी शुरुआत की, तो ये भी आपके लिए जानने वाली बात है। आगे बात करते हैं कि बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था, ये पूछा जा रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन था, तो तुगरिल खां थे। इन्होंने जो है इनके शासनकाल में बंगाल का गवर्नर था ये, और इन्होंने विद्रोह किया था। आगे बात करते हैं कि सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को क्या बताया, खलीफा का सहायक बताया। खलीफा का सहायक कहा है, तो बलबन ने कहा। किसने कहा, तो गढ़मुक्तेश्वर मंदिर की मस्जिद की दीवारों पर इसने शिलालेख लिखवाए, और उसमें अपने आप को क्या कहा है कि वो खलीफा का सहायक है। तो इस तरीके से बलबन इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी बात, इसने अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि सुल्तान जिसने पूरा 1 वर्ष मेवों के दमन में और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिया था, वो भी आपका कौन था, बलबन। बलबन से संबंधित एक और बात जानते होंगे आप कि इन्होंने ही क्या शुरू किया था, सिजदा और पेबोस, तो 2 तरीके की इन्होंने क्या किया था, पॉलिसी लागू करी थी। और ये अभी सभी जानते हैं कि सिजदा का क्या मतलब हुआ करता था कि जब शासक को यानी राजा को दंडवत प्रणाम करते थे, तो दंडवत प्रणाम करने का जो तरीका था उसको हम सिजदा बोलते थे। और पेबोस को क्या बोलते थे, तो पैर को चूमना या छूने, पैर को चूमना, ये जो परंपरा थी उसको पेबोस बोलते थे। तो बलबन ने ही इन दोनों की शुरुआत की थी, ये आपको याद रखना है, सिजदा और पेबोस की। आगे बात करते हैं कि सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था, वो कौन था, तो आपका वो था अलाउद्दीन खिलजी, जो खिलजी वंश से संबंधित था। ठीक है, अपने आप को जी अलाउद्दीन खिलजी क्या बोलते थे, तो ये अपने आप को सिकंदर ए सानी की नाम उपाधि धारण की इन्होंने, सिकंदर ए सानी। ये भी आपको याद रखना है कि इन्होंने अपने आप को कौन सी उपाधि दी, तो अपने आप को सिकंदर ए सानी की उपाधि दी। आगे बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की विजय को किस क्रम में लगाना है। अगर इसने जो युद्ध किए, जो लड़ाइयाँ लड़ी, उनके हिसाब से तो पहले गुजरात,
फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़ और फिर वारंगल। तो इस तरीके से इनने जो है क्रम से इनको बार बार जीता, क्रमवार सॉरी। तो आगे बात करते हैं कि दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन और उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था, तो वो कौन सा शासक था? तो आपका वही अलाउद्दीन खिलजी थे, जिन्होंने इनको इस तरीके से जो राजस्व, भूमि राजस्व होता था, उसको ये 50% लेते थे। आगे बात करते हैं कि 1303 में काकती वंश की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को ही जो है परास्त किया था काकती शासकों की सेना ने। किसकी सेना को? तो वारंगल में किसकी सेना को परास्त किया? तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था। आगे बात करते हैं कि घरी अथवा गृहकर, यानी घरी या गृहकर जो होता था लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो भी आपके जो है अलाउद्दीन खिलजी थे। ये आपको इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है। आगे बात करते हैं कि 1306 में अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच सीमा थी। तो सिंधु नदी जो थी वो आपके दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच में सीमा का कार्य करती थी। उधर ऊपर की तरफ उनका मंगोलों का शासन हुआ करता था, और उस सिंधु के दक्षिण वाला जो पूरा पार्ट है वो आपका दिल्ली सल्तनत या सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान का शासन हुआ करता था। वहीं बात करते हैं कि सरकी सुल्तान के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का गिराज सिराज बोलते हैं, पूर्व का सिराज कहा जाता है, तो वह स्थान कौन है? तो जौनपुर को ही क्या बोलते हैं? पूर्व का सिराज बोलते हैं। जो आज भी आपसे क्वेश्चन में पूछते रहता है कि पूर्व का सिराज किसको बोलते हैं? तो पूर्व का सिराज जौनपुर को बोला जाता है। आगे बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, तो गाजी मलिक जो थे, गाजी मलिक वो आपके प्रथम सुल्तान बने थे जो है तुगलक वंश के। आगे बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत की कुलीनता, यानी कुलीन जो आपका प्रमुख रूप से बनी थी, तो वो तुर्क से है। तो कुलीन यानी कि वो किस कुल से संबंधित थे, ये पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत के जो राजा या शासक रहे वो तुर्क से संबंधित रहे थे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि वो किस से संबंधित थे, किस देश से? तो वो तुर्क ही थे, तुर्की से वो संबंधित थे। आगे बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी, और ये किसने करवाई थी? तो किसके शासनकाल में होती थी? तो वो आपके नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। इसके बाद आगे बात करते हैं कि वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना रखी, तो ये आपको पता है, अभी क्वेश्चन गया है, तो आपका अलाउद्दीन खिलजी है। अब अलाउद्दीन खिलजी जो हैं उनकी विजय के कालक्रम को लगाने की बात की गई, तो वो फिर से आ गया, तो ये 2 क्वेश्चन रिपीट हुए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगे बात करते हैं कि वह राजवंश जिसके अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ, तो बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ वो तुगलक थे। वह शासक कौन था? वो राजवंश कौन सा था? तो तुगलक वंश था वो। आगे बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो ये किस शासक ने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इनको MBT भी कहा जाता है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक शॉर्ट फॉर्म में। उसके अलावा दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था? तो वो भी आपके MBT हैं, यानी मोहम्मद बिन तुगलक हैं। इनके बारे में इस टोकन सांकेतिक मुद्रा की कहानी आप सभी जानते होंगे कि क्या था कि चांदी की कमी हो जाने से क्या हुआ कि इन्होंने तांबे के सिक्के चलाए थे, और तांबे के सिक्के चलाने की वजह से क्या हुआ कि मुद्रा जो है बाज़ार में नकली मुद्रा काफ़ी आ गई, जिसकी वजह से इनकी जो सांकेतिक मुद्रा की पॉलिसी थी वो खराब, मतलब पॉलिसी जो है असफल हो गई। इसीलिए इनका जो है बुराई की जाती कि इनको पढ़ा लिखा मूर्ख भी कहा जाता है। इसके अलावा इनके बारे में कुछ और जानने की बातें हैं, जैसे इन्होंने अपनी राजधानी भी परिवर्तित की थी, तो अपनी कैपिटल चेंज की, तो इन्होंने राजधानी चेंज की, उसको लेके भी बातें चलती हैं कि ये राजधानी पहले दौलताबाद ले गए, फिर इनको लगा कि यहाँ खर्चा बहुत हो गया तो फिर से दौलताबाद से दिल्ली ले आए। इसके अलावा इन्होंने कई अभियान किए जिनको लेके भी ये जो है कहे जाते हैं कि वो फालतू का पैसा इन्होंने बर्बाद किया, और जो है इनको लंपट मूर्ख या मतलब पढ़ा लिखा जो है मूर्ख कहा जाता है इनको। तो इस तरीके की कुछ चर्चा इनके बारे में चलती रहती हैं। तो पहली सांकेतिक मुद्रा को लेके, और सबसे लंबे समय तक रहने वाले ये शासक थे। इसके बाद दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा ताश या सहदास माना था, तो वो भी आपके मोहम्मद बिन तुगलक थे। इसी के आपके एक और बात याद रख लीजिए कि इन्हीं के शासनकाल में जो आपके इब्न बतूता थे, तो इब्न बतूता वो भी आपके भारत में आए थे इसी के शासनकाल में। और इन्हीं इब्न बतूता ने क्या लिखा था? तो आपकी रहला जो लिखी थी वो इन्हीं की रचना है, रहला। और इब्न बतूता जो थे वो आपके कहाँ के थे? तो वो मोरक्को के रहने वाले थे। मोरक्को कहाँ पे है? तो आपका अफ्रीका में है। ये आपको याद रखनी है, इनके बारे में कुछ बातें। आगे बात करते हैं कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो वो आपका फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक ने जो आपके राज्य के खर्च पर हज की यात्रा जो व्यवस्था करवाई थी सबके लिए, तो वो आपको याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक। आगे बात करते हैं, तो आगे बात है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवान खैरात और तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी, वो भी आपके कौन है? तो वो भी आपके फिरोज शाह तुगलक हैं। अब इनके कुछ टैक्सेस के बारे में जान लेते हैं जिन्होंने ये लगाते थे। तो कुछ टैक्स हैं जैसे कि खराज, खम्स,
जजिया और ये ज़कात। तो ये 4 तरीके के टैक्स इनके शासनकाल में लगाए जाते थे, जजिया, ज़कात, खम्स और खराज। तो इस तरीके से ये लगते थे। इसके अलावा सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर, ये ध्यान रखना है। सर्व टैक्स जो था वो सिंचाई पर लगाया जाने वाला टैक्स था। वहीं पे बात करें कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने जिसने अनुवाद विभाग की स्थापना की थी और जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, इसीलिए इन्होंने अनुवाद विभाग की जो है स्थापना करवाई, वो भी आपके फिरोज शाह तुगलक या फिरोज तुगलक थे। इसके अलावा जौनपुर शहर को बसाने वाले भी आपके कौन हैं, तो फिरोज शाह तुगलक हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कि दिल्ली के ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला, तो जजिया कर की जिसकी बात हमने की तो वो ब्राह्मणों पर लगाया जाता था और उसको किसने लगाया था, तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने ही लगाया था। इसके अलावा टोपरा और मेरठ से 2 अशोक के जो स्तंभ थे, जो अशोक के स्तंभ थे उनको दिल्ली लाया गया, वो भी कौन लेके आया था, तो यही फिरोज शाह तुगलक लेके आए थे। आगे बात करते हैं कि बेरोजगारों की सहायता के लिए दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना किसने करवाई, तो ये भी आपके फिरोज शाह तुगलक। तो ये देख रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये शासक आपके लिए, फिरोज शाह तुगलक। आगे भी है कि सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग यानी PWD, जो आपका PWD विभाग होता है उसका जो निर्माण सबसे पहले करवाया, स्थापना करवाई, वो भी आपके जो है फिरोज शाह तुगलक हैं। तो इस तरीके से इनके बारे में कई चीज़ें आपको जानने वाली हो जाती हैं। इसके साथ ही कई और इन्होंने विभाग मतलब या जो है डिपार्टमेंट बनवाए, जैसे दीवान खैरात इन्होंने बनवाया, तो एक आपका दीवान खैरात, ये भी इस विभाग का निर्माण इन्होंने करवाया था। उसके अलावा दार उल सफ़ा भी इन्होंने बनवाया, तो दार उल सफ़ा एक तरीके से ये दारुल सफ़ा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्या होता था कि ये निःशुल्क इसमें जो है हॉस्पिटल की सहायता होती थी, यानी निःशुल्क अस्पताल था ये। तो निःशुल्क अस्पताल का विभाग का निर्माण करवाया जिसको दार उल सफ़ा नाम दिया जाता था। ये आपके कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता रहा है कि दार उल सफ़ा किसने बनवाया, इसके अलावा ये क्या है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो कुछ क्वेश्चन इसके बारे में आपको रखने हैं याद, बहुत ये इंपॉर्टेंट आपके लिए शासक हो जाता है। आगे बात करें तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा, तो किसके शासनकाल में, तो नासिरुद्दीन महमूद के काल में। तो नासिरुद्दीन महमूद के काल में हुआ और ये जो है 1398 का जो है ईस्वी का टाइम हुआ करता था जब इसने भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद बात करें तो किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया, तो वो यही आपके सुल्तान जो हैं तुगलक वंश के शासक, उन्होंने इस पर शासन किया था भारत पर सबसे लंबे समय तक। आगे बात करते हैं कि गुलरुखी का उपनाम यानी गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं कौन लिखता था, कौन सा शासक था, तो आपका सिकंदर लोदी था जो गुलरुखी नाम से अपनी जो है कविताएं लिखा था। अब बात करते हैं कि वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है, तो राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये किसने बोला था, बहलोल लोदी ने कहा था। कि बहलोल लोदी ने क्या कहा था कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है। अब बात करते हैं कि जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था, तो सिकंदर लोधी के समय जो है आपके जो गुरु नानक ने इसकी शासन की स्थापना की थी। तो ये गुरु नानक ने जो स्थापना की थी सिख धर्म की, तो वो आपको पता है कि 1400 से 1500 बीच में ये इनका जो इन्होंने शासन की स्थापना की थी इसी समय में। तो आगे बात करते हैं कि सूफी संत जो कुतुब उद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी, तो वो कुतुब मीनार जो है किसको समर्पित थी, तो ये कुतुबुद्दीन सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, और इसको बनाने वाले आप सभी जानते हैं कुतुब मीनार को, वो आपके पहले ऐबक आते हैं और फिर उसमें जो है चेंजेस करने वाले इल्तुतमिश, उसके बाद फिरोज शाह, इन्होंने इसमें निर्माण करवाए। तो नाम आता है तो आप ऐबक लगाइए, फिर उसमें जो है मंजिल ऊपर बनाने और भूकंप के बाद उसमें 5 मंजिला बनाने का काम इन लोगों ने किया था। आगे बात करते हैं कि 2.5 दिन या 2.5 दिन का झोंपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के आदेश पर कराया था। यह आपको याद रखना है कि 1194 में ये करवाया था। इसके बाद कुछ सूची है मिलाने के लिए, तो वो मिली हुई हैं, बस मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा भवन जो है किसने बनवाया। तो इल्तुतमिश ने सुल्तानगढ़ी बनवाया, बलबन ने लाल महल बनवाया, वहीं पे अलाउद्दीन खिलजी ने जो बनवाया था वो जमात खाना मस्जिद, 2.5 दिन का झोंपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। मिरात सिकंदरी पुस्तक किसने लिखी, तो इसके मतलब किस विषय पे है तो वो गुजरात विजय से संबंधित है मिरात सिकंदरी। वहीं पे बुरहान मासिर किससे संबंधित है, तो बहमनी के अहमदनगर के इतिहास से, अहमदनगर इतिहास से संबंधित आपकी कौन सी है, तो बुरहान मासिर। आगे बात करते हैं कि रियाज उस सलातीन बंगाल का इतिहास बताती है। वहीं रियाज उल इंसा जो आपकी वो क्या बताती है, तो महमूद गवाह के पत्रों का संग्रह है।
तो इस तरीके से कुछ आपकी जो मिलान वाली पुस्तकें होती हैं वो पूछी जाती हैं विषय पे संबंधित। आगे बात करते हैं कि भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ किसने किया था। तो आपके जो है सल्तनत काल के सुल्तानों ने सुर्खी का जो है प्रारंभ किया। वहीं पे आगे क्वेश्चन बात करें कि चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, इसका निर्माण किसने करवाया था। तो वो भी आपके कौन है, राणा कुंभा है जिन्होंने इसका निर्माण करवाया कीर्ति स्तंभ का। तो आपको याद रखना है कि कीर्ति स्तंभ चित्तौड़ का कौन था, तो राणा कुंभा ने इनका निर्माण करवाया। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे या उनका मकबरा कहाँ है, तो ग्वालियर में है। और आप सभी जानते हैं कि वो तानसेन किसके दरबार में रहते थे, अकबर के। तो आगे बात करते हैं, और जंतर मंतर के नाम से जन ख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला जो दिल्ली में निर्माण कराया था वो थे आपके जयसिंह। जयसिंह ने इसका निर्माण करवाया था। आगे बात करते हैं कि साहित्य कृति जिसके कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोंपड़ा नामक वास्तुकृत से मिलते हैं, तो वो किससे मिलते हैं, तो आपके हरीखेल नाटक से मिलते हैं। अल बरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारीख उल हिंद लिखा है। तारीख उल हिंद लिखा अरबी भाषा में, कौन सी भाषा में, तो अरबी भाषा में किसने लिखा था, अल बरूनी ने लिखा था। वहीं पे बात करते हैं कि फवायदुल फवाद, ये आपकी जो पुस्तक है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, और शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण इसमें बताया गया है। इसको लिखने वाले कौन है, तो अमीर हसन सिजजी, ये आप याद कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट जो आपकी पुस्तक है वो आपसे पूछी जा सकती है। आगे बात करते हैं कि रस कौमुदी, इसके रचनाकार कौन है, तो श्रीकंठ। रस कौमुदी, राग विबोध के सोमनाथ, और चतुर्दंडी प्रकाशिका इसके कौन है, तो वेंकट रमन। अब आगे बात करें कि पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कानफू यानी कि कैंटन के बीच व्यापार का उल्लेख किया गया है, तो किसने किया है, तो अल बरूनी ने इसका जो है वो किया है, उल्लेख किया है कि व्यापार होता था भारत और कैंटन यानी कानफू के बीच में। वहीं बात करते हैं फ़क्र ए मुदाब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है, तो आपका कौन सी है, तो अदब उल हर्ब ये पुस्तक है। और लिखने वाले कौन है, तो फ़क्र ए मुदाब्बिर हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा, और युद्ध कला पर ये पुस्तक लिखी गई है। आगे बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल या सल्तनत काल में डाक व्यवस्था जो है पोस्ट सिस्टम वो का विस्तृत विवरण दिया गया है इब्न तूता के रहला में। तो इब्न तूता ने दिया, और किसमें इसके बारे में पता चलता है, तो उनकी पुस्तक जो है रहला उसमें ये चीज़ें पता चलती हैं। आगे महाभारत का तेलुगु संस्करण किसने लिखा था, तो नन्नय ने जो है उनका तेलुगु संस्करण लिखा था। आगे बात करें तो पुस्तक और उसके लेखक से, तो आपकी जो है तबकात ए नासिरी जिसको मिनहास उस सिराज कहा जाता है, मिनहास उस सिराज। आगे बात करें तो ताज उल मासिर, इसको लिखने वाले कौन है, तो हसन निजामी। और तारीख उल हिंद को लिखने वाले आपके अल बरूनी हैं, और तुगलक नामा को लिखने वाले अमीर खुसरो हैं। तो इस तरीके से ये चारों जो आपकी पुस्तक हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और उनके लेखक आपके लिए और जो याद करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें कि रचनाकार और रचना, तो चंदायन मुल्ला दाऊद, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, आप बस इनको याद रखिए। दोमोदर कवि जिन्होंने पद्मावती कथा लिखी थी। सोमनाथ ने आपको पता है राग विबोध जो पिछली बार भी बताया गया। अमीर खुसरो ने इसको आशिका लिखा है। तो इस तरीके से अब ये याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और वो ऊपर वाली थी। तो तबकात ए नासिरी के लेखक हैं उन्हें मिनहाज उस सिराज जस जानी, तो मिनहाज उस सिराज याद रखिए। इसके अलावा तारीख ए फिरोज़शाही लिखने वाले कौन है, तो शम्स ए सिराज और शम्स ए सिराज अफीफ़, तो शम्स ए सिराज आप याद रखिए। बाकी तुगलक नामा को लिखने वाले अमीर खुसरो, हुमायूं नामा को लिखने वाले गुलबदन बेगम, तो आपकी कौन है, गुलबदन बेगम है। आगे बात करें तो संगम वंश, अब इसमें वंश मिलाने के लिए आए हुए हैं, और संस्थापक के नाम बोले गए हैं कि किसने किसका जो है स्थापना की थी या संस्थापक कौन था। तो संगम वंश हरिहर प्रथम ने किया। सालो वंश किससे संबंधित है, तो नरसिंह सालो। और तुलो वंश से संबंधित शासक कौन है, तो वीर नरसिंह। और अराविडू या आरवीडू जो वंश है उससे संबंधित कौन है, तिरुमाल। इस तरीके से देख रहे हैं कि मिलान करने वाले ये आपके पूछे जाते रहे हैं। आगे बात करें कि कश्मीर के शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था, वो जैनुल आबदीन। तो इसको जैनुल आबदीन या इसको जो है कश्मीर का अकबर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो कश्मीर का अकबर बोला जाता है। तो ये कश्मीर का अकबर इसको बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बात करें कि दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक कौन थे, तो बहमनी राज्य का अलाउद्दीन बहमन शाह जो थे वो इसके संस्थापक थे। वहीं पे बात करते हैं कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। तो अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे, तो आपके कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। इसमें कौन थे, 8 तेलुगु जो है आपके कवि थे, उनको अष्टदिग्गज बोला जाता था। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो आपके लिए हो जाता है तालीकोटा का युद्ध, जो आपको याद रखना है। ये कब हुआ, तो ये आपका 1565 में हुआ तालीकोटा का युद्ध। तो ये आपका तालीकोटा का युद्ध है जो कब लड़ा गया, तो 23 जनवरी 1565 में। इसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको राक्षसी तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं।
अभी क्या है कि इसमें विजयनगर साम्राज्य और जो साउथ के जो क्या कहते हैं दक्कन के जो राज्यवंश थे उनके बीच में युद्ध हुआ। इसकी वजह से ये तालीकोटा का युद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करते हैं, अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, कब आया था? तो देवराय द्वितीय के समय में आया था। अब्दुल रज्जाक जो है कब आया था? तो आपके देवराय द्वितीय के समय में आया था। विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में, विजयनगर साम्राज्य के तमिल क्षेत्र में सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई कौन सी थी? तो उसको कोट्टम बोला जाता था। जैसे तरीके से प्रांत होते हैं वैसे ही ये कोट्टम हुआ करता था। आगे बात करें तो प्राक मुगल काल में वह स्थान जिसे भारत का सिराज समझा जाता था वो कौन था? तो आपको पता है कि पूर्व का सिराज इसको जौनपुर को बोलते थे, पूर्व का सिराज। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसको बोलते हैं? तो अमीर खुसरो को। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं कि किस विजयनगर शासक ने बेल्लोर में पुर्तगालियों को गिरजाघर निर्माण करने की अनुमति दी थी? तो आपके वेंकट द्वितीय ने दी थी। आगे बात करते हैं कि अपनी मथुरा विजय काव्य में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी कौन सी है? तो पूछा जा रहा है, गंगा देवी। आगे बात करते हैं कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर के दरबार में कब आया था? तो आपको मैंने बताया कि वो अब देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। भारत में सिराज हिंद के नाम से जाना जाता है। तो भारत में सिराज हिंद को किसको जानते हैं? सिराज हिंद या पूर्व के सिराज, तो जौनपुर को बोला जाता है। आगे बात करें कि जौनपुर की स्थापना किसने की? तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इतिहासकार रॉबर्ट सीवेल ने एक फॉरगॉटन एम्पायर नामक शीर्षक से पुस्तक लिखी, जिसमें क्या किया है कि साम्राज्य या एम्पायर का नाम दिया गया है। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में बताया गया है, जो विजयनगर नाम से एक साम्राज्य हुआ करता था। अब बात करते हैं कि संप्रदाय और संबंधित संत कौन से हैं। तो वो आपको याद रखना है कि चित्सी संप्रदाय से संबंधित कौन से थे संत? तो शेख हमीमुद्दीन नागौरी, ये मिलान के लिए आया हुआ है। इसके अलावा सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित थे आपके शेख बहाउद्दीन जकारिया, और नक्शबंदी संप्रदाय से संबंधित थे अहमद सरहिंदी। उसके बाद काहिरी संप्रदाय से संबंधित थे शेख दाऊद किरमानी। आगे बात करें कि वह योग जो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था, तो वह पूछा जा रहा है। तो हठ योग जो है आपका वो नाथपंथियों द्वारा अपनाया गया था, और उसमें क्या है कि वह जिसकी क्रियाओं को सूफी संतों ने भी अपनाया। तो दोनों ने अपनाया, नाथपंथियों ने और सूफी संतों ने भी अपनाया। तो किसको? हठ योग को। अब सूफी संतों में अजमेर को घर बनाया किसने? तो आपके वही चिश्ती, जिनके बारे में अभी बात होती है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने इसको अजमेर को अपना घर बनाया था। बात करते हैं कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो सूफी संत के अनुगामी थे, यानी किसके थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के अनुगामी कौन थे? आपके अमीर खुसरो थे। अभी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य किसके थे? तो शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारून के जो आपके शिष्य थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य किसके थे? तो आपको बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे वो इसके शिष्य थे, बाबा फरीद के। आगे बात करते हैं कि सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है। कौन सा सूफी संत था? वो आपका औलिया था। और यही औलिया आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भी थे, तो MBT जिसको बोलते हैं। और इन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के लिए क्या जो वर्डन यूज़ किया था कि दिल्ली दूरस्थ, तो वो इन्होंने ही बोला था दिल्ली दूरस्थ, यानी दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली दूरस्थ इन्होंने बोला था। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि शेख निजामुद्दीन औलिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बात करते हैं कि वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, तो वो कौन से थे? तो फरीदुद्दीन गंज ए शंकर, वो आपके जो है सूफी संत थे जिनके जो है विचारों को इसमें डाला गया है आपके आदि ग्रंथ में। इसके बाद बात करते हैं शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की थी शेख सलीम चिश्ती ने। तो किसको? शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी। इसके बाद सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध था। कौन था संगीत के विरुद्ध सूफीवाद के सिलसिलों में? तो आपका नक्शबंदी संप्रदाय जो है वो संगीत वगैरह चीज़ को नहीं मानता था। उसका कहना था कि ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है, तो कौन? तो शाह मोहम्मद गौस जो है आपको सूफियों में कृष्ण को औलिया के रूप में मानता है। कबीर किसके शिष्य थे? तो आपके रामानंद के शिष्य थे कबीर, ये आपको याद रखना है। मीराबाई समकालीन थी। मीराबाई किसके समकालीन थी? तो चैतन्य महाप्रभु के समय के जो है समय के काल में ये मीराबाई भी वहीं उसी समय जो है अपना कृष्ण की प्रेम के बारे में कविताएं रचनाएं करती थी। बात करते हैं कि किस भक्ति संत के शिष्यों के प्रयास से वृंदावन एक तीर्थ स्थल हो गया? तो चैतन्य महाप्रभु के प्रयास से ही ये हुआ। गुरु नानक का जन्म स्थल पूछ रहे हैं, तो तलवंडी ननकाना में जो इनका जन्म हुआ था 1469 के आसपास, तो आपको पता ही है। आगे बात करते हैं कि हुजूर साहब द्वारा गुरुद्वारा किसकी याद में बनवाया गया? तो गुरु गोविंद साहब की याद में हुजूर साहब का गुरुद्वारा बनवाया गया। आगे बात करते हैं कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय जाति ना पूछे, ये कथन किसका है? तो आपके रामानंद का है। इन्होंने कहा था कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से उसके धर्म और संप्रदाय या जाति ना पूछे, ऐसा होना चाहिए।
पुष्ट मार्ग के दर्शन का प्रारंभ किया था, पुष्ट मार्ग के दर्शन का जो है किसने प्रारंभ किया था, तो आपके वल्लभाचार्य ने किया था। आगे बात करते हैं कि सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकरदेव किससे संबंधित हैं, तो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित आपके कौन है, तो मध्यकालीन संत शंकरदेव हैं। वारकरी संप्रदाय का संत कौन है, तो वो आपके नामदेव हैं। वारकरी संप्रदाय से संबंधित आपके कौन है, नामदेव हो जाते हैं। आगे बात करें तो भक्ति आंदोलन को प्रारंभ किया था किसने, तो अलवार संतों ने। और अलवार और नयनार के बारे में आपने सुना है कि अलवार विष्णु के उपासक थे और नयनार जो थे वो शिव के उपासक थे। तो नयनार किसके उपासक थे, तो शिव के। और ये किससे संबंधित है, तो विष्णु से संबंधित है आपके अलवार। ये आपको याद रखना है, विष्णु से संबंधित कौन है, तो आपके अलवार है। आगे बात करते हैं कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म कब हुआ, तो 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। इस्लाम से प्रभावित भक्ति आंदोलन के नायक थे नामदेव, यानी इन्होंने इस्लाम से प्रभावित थे ये, और इन्होंने कई रचनाएं की। मलुकदास एक संत कवि थे जो कड़ाके थे। तो कड़ाके कौन थे, मलुकदास एक संत कवि थे। निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती कौन थे, तो सूफी संत हुआ करते थे। ये दोनों के बारे में पूछा था कि ये कौन है, तो सूफी संत थे। आगे बात करते हैं कि हुसैन शाह जो थे वो जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक था। ये आपको याद रखना है कि जौनपुर का जो अंतिम शासक सरकी वंश का था वो कौन था, आपका हुसैन शाह था। आगे बात करते हैं कि शासक और राज्य के बारे में, तो राणा हमीर जो हैं वो मेवाड़ के थे, राणा चुंडा जो है मारवाड़ के थे, मलिक राजा फारूकी खानदेश, और ये आपके जौनपुर के मलिक सरवर ख्वाजा जहाँ। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं वह नगर जो इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं था, वो आपका बसरा था। अब बात करते हैं कि खरीदादार कौन थे, तो खरीदादार कौन था, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी जो होता था वो आपका कौन होता था, खरीदादार कहलाता था। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया किसने, तुर्कों ने भारत में मध्यकाल में पोलो का प्रचलन किया था, पोलो खेल का। और इसी पोलो को खेलते हुए आपको पता है कि आपके ऐबक की जो है मृत्यु हुई थी, मृत्यु पोलो खेलते ही हुई थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ, तो 570 ईस्वी के आसपास जो है इनका जन्म माना जाता है। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग से थे, तो तुर्की थे वो। आगे बात करते हैं कि सल्तनत काल में भूमि को नापने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता था, तो मसाहत शब्द का यूज करते हैं। सल्तनत काल में भूमि की नापने के लिए जो शब्द यूज किया जाता था उसको मसाहत कहते थे। तो मसाहत के बाद आप बात करें कि सल्तनत काल में सैन्य विभाग के अध्यक्ष को कहते थे आरिज ए ममालिक। क्या बोलते थे, आरिज ए ममालिक किसको बोलते थे, सैन्य विभाग का जो अध्यक्ष होता था, सैन्य विभाग का अध्यक्ष, उसको हम क्या बोलते थे, आरिज ए ममालिक बोला जाता था। आगे बात करें कि अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया, तो आपके दौलत खां और राणा सांगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उन्होंने इसको निमंत्रण दिया था। युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया, तो आपको पता ही है कि ये पानीपत का प्रथम युद्ध था जिसमें इब्राहिम लोदी और आपके बाबर के बीच युद्ध हुआ, जिसमें सबसे पहले तोपों का उपयोग किया गया। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। तो बादशाह की पदवी कब धारण की बाबर ने, तो वो आपके काबुल में की थी। आगे बात करें कि मेवाड़ के राजा जो 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराए थे वो कौन था, तो राणा सांगा को खानवा के युद्ध में हराने वाला कौन था, बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था शैबानी खान ने। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन कई बार कर सकता है। बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण की काबुल में, ये आपको मैंने बता दिया। आगे बात करते हैं कि शासक जिसने हजरत आला की उपाधि धारण की थी, कौन था वो, शेरशाह सूरी। जो शेरशाह है उसने हजरत आला की उपाधि धारण की थी। आगे बात करते हैं शेरशाह सूरी के बारे में कि एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माता किसको कहा जाता है, तो वो भी शेरशाह सूरी को कहा जाता है। आगे बात करते हैं कि दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद जो है वो किला ए कोहना, दिल्ली का जो पुराना किला है उसमें किला ए कोहना का निर्माण किसने करवाया था, तो वो भी आपके शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी इकाई के आधार पर राजस्व दरों का हिसाब लगाता था, उसको बोलते थे रई, उसको रई बोलते थे। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा का स्थान से संबंधित है मारवाड़ से। तो जैता और कुंपा जो हैं वो उन्होंने वीरता से प्रभावित किया था शेरशाह को। वो कहाँ के थे, तो मारवाड़ के थे। मध्यकालीन भारतीय शासक पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था की प्रारंभ किया था, तो शेरशाह सूरी ने ही किया था। तो मध्यकालीन शासक कौन था, तो पूछा जा रहा है जिसने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की, तो वो आपका शेरशाह सूरी था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई, तो कालिंजर में हुई थी, आपको पता ही है। इसके बाद आगे बात करें तो मध्यकालीन शासकों में उच्च शिक्षित शासक कौन था, तो वो आपका शेरशाह सूरी था। ये बहुत शिक्षित व्यक्ति हुआ करता था उस समय, जिसने कई जो है आपके जंतर मंतर का निर्माण भी करवाया एक तरह से। आगे बात करते हैं कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, ये कथन किसका है, ये इंपॉर्टेंट कथन हो जाता है आपके लिए। और कौन सा है, तो शेरशाह सूरी ने ये कहा था। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने करवाया, तो आपके शेरशाह सूरी ने करवाया था। चांदी का सिक्का किसने जारी किया, तो वो भी आपके जो है इन्होंने ही जारी किया था। अब बात करते हैं कि इन्होंने चांदी का सिक्का तो जारी करवा दिया।
इनको एक उपाधि दी जाती है, उसको सुल्तान उल अदल बोला जाता है। सुल्तान उल अदल, सुल्तान उल अदल कहा जाता है। और ये क्या था, इसका मतलब होता है न्यायप्रिय राजा। तो शेषा सूरी जो है अपने आप को न्यायप्रिय राजा कहते थे। अब आगे बात करते हैं कि इन्हीं के शासनकाल में एक और बात याद कर लीजिए कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी इन्हीं के शासनकाल में थे, शेषा सूरी के। तो ये भी आपको याद रखना है, जिन्होंने पद्मावत लिखी थी। आगे बात करते हैं कि वह इतिहासकार जिसने शेषा सूरी को अकबर महान से भी बेहतरीन राष्ट्र निर्माता माना, वो आपके KR कानूनगो ने इनके बारे में ऐसी बात कही है कि ये अकबर से भी महान जो है वो शासक थे। इसके अलावा शेषा सूरी के आप भी जानते हैं कि GT रोड का निर्माण करने वाले भी वो भी यही हैं। और एक और बात इनके से संबंधित है कि इन्होंने पाटलिपुत्र को पटना नाम दिया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि पटना नाम देने वाले भी शेषा सूरी हैं। आगे बात करते हैं कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ, तो आपका 1528 में हुआ। चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में। और कन्नौज का युद्ध हुआ आपका, कन्नौज का युद्ध हुआ। आगे बात करते हैं तालीकोटा के युद्ध के बारे में, जिसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आगे बात करें कि मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में ग्रंथ जो लिखा गया कि बन्ह उल उस्मार के शीर्षक से फारसी में अनुवाद किया था। तो राजा तरंगड़ी का जो है आपका अनुवाद किया गया था इस नाम से और फारसी भाषा में। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण किसका मिला था, तो भाटा का राजा जो रामचंद्र सिंह थे उनका था। उसके बाद वो आपके अकबर के शासन दरबार में आ चुके थे। इसके बाद मनसबदारी व्यवस्था को शुरू करने वाला शासक कौन था, तो अकबर ने प्रारंभ की थी। और ये व्यवस्था किससे संबंधित है, तो कुलीन वर्ग से संबंधित थी। आगे बात कर रहे हैं भारत में मनसबदारी व्यवस्था को प्रारंभ करने वाले कौन है, तो अकबर हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना की सेनापति था हकीम खान सूर। ये भी आपको याद रखना है कि हकीम खान सूर कौन थे, तो महाराणा प्रताप के राजपूत या सेनापति थे, राजपूत सेना का सेनापति, तो वो हकीम खान सूर था, जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ जिसमें महाराणा प्रताप की हार हुई। आगे बात करते हैं कि अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे, तो कौन कौन थे, तो तानसेन और हरिदास, ये दो थे जो ध्रुपद गायक थे और अकबर के शासनकाल में ये दरबार में रहते थे। आगे बात करते हैं कि अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो मनसबदारी व्यवस्था पर आधारित थी। और मनसबदार आप जानते ही हो कि जतार जो आपके मनसबदार होते हैं, तो वो आपके जो है कुलीन वर्ग से संबंधित थे। और ये आपके जो है वो रखे जाते थे सेना के लिए, अलग अलग एक तरीके से होते थे। और इसमें क्या होता था, तो इसमें क्या होता था कि जात एंड सवार, दो प्रकार की जो है इसमें पद दिए जाते थे। और इसमें क्या होता था कि जात जो होता था वो प्रतिष्ठा या वेतन से संबंधित होता था, और सवार जो होता था वो घोड़ों की संख्या से संबंधित होता था। इस तरीके से मनसबदारी प्रथा जो है वो अकबर के द्वारा शुरू की गई। बात करते हैं कि दीन इलाही धर्म कहने वाला इतिहासकार कौन था, तो वो कौन थे, अब्दुल कादिर बदायूनी, जो इन्होंने दीन इलाही धर्म जो नाम दिया, जो अकबर ने शुरू किया था। राम सीता की आकृतियाँ और रामसीय देवनागरी लेख से युक्त सिक्के किसने चलाए थे, वो भी आपको अकबर ने चलाए थे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रामसिया के नाम से और उनकी आकृतियाँ छपवाकर जो सिक्के चलवाने वाला राजा कौन था, शासक कौन था, तो वो आपका अकबर था। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रोपेड दर्जा किसको दिया गया, तो वो प्रथम व्यक्ति कौन था, तो मुजफ्फर खां तुर्बाती। इनको क्या दिया गया था कि दीवान का पूर्ण रूपेड दर्जा दिया गया दीवान का। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने सम्मानित किया था, तो आपके पता है आपको हरविजय सूरी थे, जिनको जो है इन्होंने जैन आचार्य थे जो सम्मानित किए गए अकबर के द्वारा। और इन्हीं को जो आपके हरविजय सूरी हैं, इन्हीं को जगत गुरु जो है अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि हरविजय सूरी को अकबर द्वारा क्या दिया गया कि उपाधि दी गई, हरविजय सूरी को वो आपके जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। आगे बात करते हैं कि अधम खां किसके दरबार में मारा गया था, तो बादशाह अकबर के दरबार में मारा गया। बादशाह अकबर जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, किसने कहा जा सकता है, तो वह बादशाह जिसे एक प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है, तो बादशाह अकबर को प्रबुद्ध जो है आपका निरंकुश कहा जाता था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन राजा कौन था, तो वो भी आपके कौन था, अकबर, और जो आपके बादशाह अकबर थे। आपको पता ही है कि इनका शासनकाल जो है 1605 ईस्वी तक चला था। उसी समय एलिजाबेथ ने जो है क्या नाम है 1600 ईस्वी में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। आगे बात करते हैं कि अकबर के राज्यकाल में दक्षिण में एक प्रांत जो मुगल राज्य का भाग नहीं था, उसको क्या बोलते हैं, गोलकुंडा। इसके बाद राजपूताना राज्य जिसके शासक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी, वो थे मेवाड़ के राजा। इसके बाद अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहों के राजा से। तो अकबर ने इनके साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे।
आगे बात करते हैं कि अकबर के शासनकाल में दक्षिण में भूराजस्व वसूली का एक जो शब्द चलता था उसको जब्त कहा जाता था, वो आपको याद रखना। चांद बीबी जो अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी वह थी बीजापुर बादशाहत की। तो बीजापुर की जो है एक जो रानी थी, शासिका थी, वो आपके अकबर के विरुद्ध बहादुरी से लड़ी थी, इसी चांद बीबी जिनका नाम हुआ करता था। मुगलों में अनपढ़ कौन था? तो अकबर क्या था, पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसको मुगलों में से अनपढ़ माना जाता है। भारतीय राजा जो इंग्लैंड की रानी के समय का के थे तो वो थे आपके अकबर, तो उन्हीं के समकालीन थे। इसके बाद बात करते हैं कि तराइन का युद्ध कब हुआ? तो आपका पता है 1192 में हुआ तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें गौरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज रासो तृतीय जो है पृथ्वीराज तृतीय वो हार गए थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है, मराठा और अंग्रेज तो आपका जो है पानीपत का तृतीय युद्ध जो है वो आपके मराठा वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में लड़ा गया था, अहमद शाह अब्दाली। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये हुआ। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई। अब बात करते हैं दक्कन का वह राजा, दक्कन का वह राज्य जो अकबर द्वारा विजित किया गया था वह था अहमदनगर। इसके अलावा बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे कि शाहजहाँ के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो वो जुसार सिंह बुंदेला। जुसार सिंह बुंदेला जो थे उन्होंने शाहजहाँ के शासनकाल में बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया, बुंदेल के विद्रोह का नेतृत्व किया था जुझार सिंह बुंदेला। अब बात करते हैं कि युवराज खुर्रम ने वर्ष यानी किस वर्ष पूछ रहे हैं शाहजहाँ की उपाधि धारण की थी? तो 1617 में ये उपाधि धारण की थी। आगे बात करें कि जहांगीर ने जिसे नादिर उज जमा की पदवी प्रदान की वो आपकी कौन थी? तो अबुल हसन थे, जिनको इन्होंने जहांगीर ने उपाधि दी थी नादिर उज जमा। आगे बात करें कि वह शासक जिसने सिख गुरु का सरकलम करवाया वो आप सभी जानते हैं शाहजहाँ जहांगीर ने करवाया था। इसके बाद बात करें जहांगीर ने के विरुद्ध विद्रोह किया था तो आपके खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने किया था, तीनों ने। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन आया था? तो विलियम हॉकिंस आया था। आपको सभी को पता है, ये आरओ में भी क्वेश्चन पूछा गया और पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं कि ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था। तो ये कब आया? तो जहांगीर के शासनकाल में ही आया, पहले ये आए, उसके बाद जो है आपके सर थॉमस रो आए थे। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया अजमेर में, और उसके बाद वह कला जिसको जहांगीर ने संरक्षण दिया तो चित्रकला को संरक्षण दिया। चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता है इसके काल को। आगे बात करें कि मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी थी? तो विलियम हॉकिंस को ही जो है इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। इसके बाद बात करते हैं मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध यानी प्रतिबंध लगाया, वो भी आपके कौन थे? जहांगीर थे। आगे बात करें कि मुगलों और मेवाड़ के राणा के मध्य यानी मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई, वो किस शासक के शासन में हस्ताक्षर हुई? तो जहांगीर के शासनकाल में ऐसा हुआ था। वहीं सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो को की सहायता की, धन और आशीर्वाद दिया, तो वो आपके अर्जुन देव थे, जिनको क्या है फांसी दे दी गई जहांगीर के द्वारा। तो नूरजहाँ के गुट का सदस्य नहीं था, तो इनके गुट में जो नूरजहाँ ने गुट बनाया था उनमें उनके माता पिता और भाई हुआ करते थे, लेकिन जहांगीर उस गुट में शामिल नहीं थे। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण किया है वो है आपके फ्रांसिस्को पेलसर्ट। तो ये इस तरीके से आपको जानने वाले इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और वह यात्री जिसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी तो वो भी आपके कौन थे? फ्रांसिस्को पेलसर्ट ही हैं, जिन्होंने उसके बारे में बताया। मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्ति किया गया था वर्नियर को। तो मुगल सेना में किसको नियुक्त किया गया था चिकित्सक के रूप में? तो आपके वर्नियर को किया गया था। आगे बात करते हैं कि बादशाह शाहजहाँ को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो है वो किसने दिया? तो मीर जुमला ने दिया था शाहजहाँ को आपका कोहिनूर हीरा। शाहजहाँ ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी धारण की थी, तो दारा सिको। तो किसने दी थी? दारा सिको ने इनको शाहजहाँ को शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किसने किया था? तो कविंद्राचार्य ने किया था। आगे बात करें कि वह सम्राट जिसने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो अपनी स्थानांतरित की थी तो किसने की थी? आपके शाहजहाँ ने की थी, दिल्ली स्थानांतरित की आगरा से। आगे बात करते हैं कि औरंगजेब के समय की चर्चा कर लेते हैं कि इसकी घटनाएं क्या क्या हुई। तो बनारस के पास सूजा की पराजय कब की? 1658 में। धर्मत का युद्ध हुआ, धर्मत विजय कब करी थी औरंगजेब ने? तो 1658 में, जिसमें अपने दारा सिको भाई को हराया था। सामूगढ़ की लड़ाई हुई, वो भी मई 1658 में हुई थी, और देवराय की लड़ाई भी 16 अप्रैल 1659 में की। तो ये चारों जो युद्ध हुए वो शासन की गद्दी को लेकर हुए थे आपस में भाइयों के बीच में।
और उसमें जो है औरंगजेब जो है विजय हुआ और वो गद्दी पर बैठा। जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को, जिंदा पीर इसको बोलते थे। दारा सिकों को किस दफनाया गया था दिल्ली में। और मुगल सेना में सबसे अधिक राजपूत एवं मराठा सेनापतियों को रखा था औरंगजेब के समय में। इसके अलावा शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर कौन बना रहा, तो वो भी आपके औरंगजेब रहे थे, यानी उसका बेटा था। आगे बात करते हैं कि अपनी विजय को लिपिबद्ध करने के लिए हिंदू को औरंगजेब ने ढूंढ निकाला, तो ईश्वर नागर, तो अपने जो विजयों का लिपिबद्ध करवाने के लिए ईश्वर नागर को जो है नियुक्त किया गया था। और औरंगजेब के बारे में एक और बात जानने वाली है कि वाद्य यंत्र बजाते हुए अपने जो है ये कौन बजाते थे, तो बीड़ा बजाते थे। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे ये पूछा जाता है, तो आप औरंगजेब के बारे में बता सकते हैं कि बीड़ा बजाते थे। आगे बात करें कि वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार सिंहसार रोहड़ किया गया, नहीं उसका जो है राज्याभिषेक किया गया, तो वो भी आपके औरंगजेब हैं जिनका 2 बार राज्याभिषेक किया गया। आगे बात करते हैं कि औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था वे थे आपके बीजापुर और गोलकुंडा। तो इस तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक अगली बात करते हैं औरंगजेब के बारे में कि संत रामदास को किसके शासनकाल से संबंधित थे। संत रामदास जो थे वो आपके औरंगजेब से संबंधित थे। औरंगजेब ने किसको साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी, तो वो आपको जहां आरा को इन्होंने अपनी साहिबात उज जमानी की उपाधि दी थी। आगे बात करें कि जजिया जो था वो किसके शासन में पुनः लगाया गया, तो औरंगजेब के शासनकाल में लगाया गया। जजिया को समाप्त किया था अकबर ने और उसके बाद जो है औरंगजेब ने इसको पुनः चालू कर दिया, दोबारा से लगाया। औरंगजेब के शासनकाल में जाटों ने मकबरे को क्षतिग्रस्त किया था, तो वो औरंगजेब के अकबर थे, तो अकबर का जो है वो शासनकाल, वो मकबरा था उसको क्षतिग्रस्त किया था औरंगजेब के शासनकाल में। तो उसको वो कौन किसका शासनकाल था, तो वो औरंगजेब का शासनकाल था। अब बात करते हैं कि प्रथम मुगल बादशाह जो अंग्रेज़ों को का पेंशन भोगी बना था, तो आपको सभी को पता है कि शाह आलम द्वितीय जो थे वो प्रथम मुगल बादशाह थे जो अंग्रेज़ों के क्या थे, पेंशन भोगी बने थे। आगे बात करते हैं कि सही सुमेलन पूछा गया है। शंकरगढ़ का युद्ध कब हुआ, 1724 में। बेदरा का युद्ध कब हुआ, तो 1759 में, जो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। नहीं, ये हुआ आपका अंग्रेज वर्सेस और डच, तो इनके बीच में हुआ था आपका बेदरा का युद्ध। और बांडीवास का युद्ध हुआ था, मैं जो गलत बोल गया, बांडीवास का युद्ध हुआ आपके अंग्रेज वर्सेस फ्रांसीसी, तो इनके बीच में युद्ध हुआ था बांडीवास। और ये आपका युद्ध बेदरा का हुआ, तो वो अंग्रेज और डच के बीच में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ 1781 में, और मुदकी का युद्ध हुआ आपका 1845 ईस्वी में। आगे बात करते हैं कि सम्राट बहादुर के पुत्र युवराज दारा बख्त की मृत्यु हुई थी 1839 में, ये आपको याद रखना है। आगे बात करें कि संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित की गई थी, तो मोहम्मद शाह के दरबार में ये टप्पा शैली जो है उत्कृष्ट हुई और ये परिष्कृत और विकसित की गई। वह बादशाह जिसके शासनकाल में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, तो वो कौन सा था, अहमद शाह के शासनकाल में ये दोनों के हिजड़ों और महिलाओं का एक वर्ग जो है प्रभुत्व हो चुका था, इसके बारे में बात की गई। अवध का प्रथम नवाब पूछा गया है, प्रथम नवाब अवध का, तो शहादत खां जिसने इसकी जो स्थापना की थी, स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, तो वह प्रथम नवाब कौन था, तो शहादत खां थे। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के बाद सत्ता किसने संभाली, तो बहादुर शाह ने संभाली थी। बहादुर शाह ने संभाली, जो अभी यूपी जो RO का पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। सुल्तानगढ़ी का निर्माण करवाया था, सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था इसका निर्माण, सुल्तानगढ़ी का निर्माण। अब आगे बात करते हैं कि साहित्य के संरक्षक जहांगीर ने पंडित राज की उपाधि किसको दी थी, तो आपके जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी जहांगीर ने। आगे बात करते हैं हैदराबाद की 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया, तो कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसका निर्माण करवाया था हैदराबाद की 4 मीनार का। बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया, तो आप सभी जानते हैं अकबर ने बनवाया था, जो अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया था। जहांगीर चित्रकार थे, तो जहांगीरी चित्रकार कौन थे, जहांगीर के समय अबुल हसन आका रिजा, ये इसके दरबार में जो है चित्रकार थे जहांगीर के दरबार में। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, तो मंसूर जो थे वो सबसे बड़े चित्रकार थे पक्षियों के, ये आपको याद रखना है। चित्रकला की मुगल शैली को आरंभ किया था हुमायूं ने। अब ये आप इम्पोर्टेंट है कि कई बार पूछता है कि किसने चित्रकारी की मुगल शैली की जो है क्या कहते हैं मुगल शैली का प्रारंभ किया था, तो वो हुमायूं ने किया था। कई बार आप जहांगीर लगाने की कोशिश करेंगे तो वो आपका सही नहीं होगा, तो ध्यान रखिए कि जहांगीर नहीं है, जहांगीर ने उसको उत्कृष्ट किया था, बढ़ाया था, लेकिन स्टार्टिंग जो की थी वो आपकी हुमायूं ने की थी। आगे बात करें कि मुगल शासक बताना है जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, तो आपके कौन थे, अकबर थे, जिन्होंने जो लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल और मुगल स्कूल, और इसके अलावा कांगड़ा स्कूल,
किस कला की विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं या दर्शाते हैं? तो चित्रकला को दर्शाते हैं कि पहाड़ी स्कूल की शैली, राजपूत की चित्रकला और मुगल स्कूल की चित्रकला शैली, कांगड़ा स्कूल कला शैली। तो इस तरीके से ये चित्रकला को बताते हैं। सासाराम में किसका मकबरा है? तो आप सभी पता है आपको, शेरशाह का मकबरा है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था या का निर्माण किया गया था? औरंगजेब के द्वारा। इसके बाद प्रसिद्ध जो तानसेन का मकबरा कहाँ है? तो आपके ग्वालियर में है। किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया? तो हाजी बेगम ने करवाया था। आगे बात करते हैं कि दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा बेगम कहलाता है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा बेगम कहलाता है, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो माहम अनगा के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था और ये अकबर के समय उनके शासन में रहती थी। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो राबिया उद दौरानी का मकबरा है, औरंगजेब की बीवी, तो उसको द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था मीर बांकी ने, जिस पे आप सभी जानते हैं कि आज जो राम मंदिर बना हुआ है वो इसी जगह पे है। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है? तो बाबर का, चूँकि इनका भारत में ना होके इनका मकबरा लाहौर में है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कि कुछ कवित्री और पुस्तक के नाम दिए गए हैं, जिसमें गंगाबाई जिनकी कवित्री है और पुस्तक है। अब हम बात करते हैं दयाबाई, जो लिखा है पिनय मालिका ने। सहजोबाई लिखा है सहज प्रकाश ने, और सोन कुमार लिखा है स्वर्णवेली की कविता। तो स्वर्णवेली की कविता जो लिखी है वो सोन कुमार ने लिखी, सहजोबाई ने लिखी सहज प्रकाश। इस तरीके की है, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए आप, अनवार ए सुहेली, ये ग्रंथ किसका है? तो किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का अनुवाद है। और ये कौन सा है? तो अनवार ए सुहेली, ये नाम आपको याद रखना चाहिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा शाहजहाँ के शासन काल में जो राजकवि थे वो कौन थे? तो कलीम करके नाम था, वो आपके राजकवि थे शाहजहाँ के शासन काल में। बात करते हैं कि हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था, ये आपको याद रखना है। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? ये क्वेश्चन पूछा गया कि हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था दारा शिकोह, जिसके बारे में आपको पता है कि ये कौन था? ये तो ये आपके दारा शिकोह जो थे वो आपके शाहजहाँ के सबसे बड़ा पुत्र था, शाहजहाँ का, जिसने हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया, और प्रथम मुस्लिम ये जो उसका अध्ययन करने वाला माना जाता है। आगे बात करते हैं कि मुगलों का सरकारी भाषा क्या थी? तो वो आपकी फारसी थी। मुगलों की सरकारी भाषा क्या थी? फारसी थी। तो इस तरीके से चीज़ें पूछी गई हैं। तो इस तरीके से आप बात करते हैं अगला कि 1761 में पानी का जो द्वितीय युद्ध हुआ, तो वो 1761 में द्वितीय नहीं, आपका तृतीय युद्ध हुआ था। सॉरी, माफ़ करिएगा, इसमें गलती है। तृतीय युद्ध हुआ, थर्ड वॉर हुआ था, और मैंने जिसके बारे में पहले चर्चा की है, तो मराठों के साथ हुआ था। इसके बाद बात करते हैं कि पेशवाओं के शासनकाल का सही कालक्रम पूछा गया है, जिसमें सबसे पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, दूसरे थे आपके बाजीराव प्रथम, और तीसरे थे माधवराव प्रथम, और चौथे थे नारायण राव। तो इस तरीके से इनका जो है डेट दिया गया है, ये आपका 1772 से लेके 1773 तक है। तो इस तरीके का सीक्वेंस है। अब बात करते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देश शक्ति कौन थी? तो वो मराठा उभरे थे। जो उस मुगल शासन के बाद जो अगर कोई शक्ति था तो वो मराठाओं का साम्राज्य था। इसके बाद बात करें छत्रपति शिवाजी से संबंधित घटनाओं का कालक्रम पूछा गया था, तो उसको लेके क्या क्या रही है? तो चाकन के किले पर विजय प्राप्त की थी शिवाजी ने। इसके अलावा मुगलों से मतभेद का प्रारंभ हुआ, ये दूसरी घटना थी। इसके बाद अफजल खां का प्रकरण हुआ था। अफजल खां का प्रकरण आप जानते हैं, पुणे में जब इनके ऊपर अटैक किया गया शिवाजी के जरिए, तो ये तीसरी घटना थी। सूरत पर आक्रमण और उसको लूटना, ये चौथी घटना थी। इसके बाद शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं है, कौन सी नहीं है? तो रुपया इनके टाइम नहीं चलती थी। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था कि इनके रुपया इनके शासनकाल में चलता था कि नहीं चलता था? तो रुपया नहीं चलता था। इसके बाद सिकंदर लोदी की बात करें तो आगरा को किसने बसाया था? तो वो आपके सिकंदर लोदी थे। और फिर जो अब मराठे जो राजस्व ग्रहण करते थे, इसमें है कि सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व को दावों को क्या कहा जाता है? तो चौथ के रूप में जानते हैं। मराठे जो थे वो दो तरीके का टैक्स लेते थे, तो इसमें एक पहला था चौथ और दूसरा होता था सरदेशमुखी। ये दूसरा प्रकार होता था जो टैक्स का होता था। तो इस तरीके से दो लिए जाते थे। मराठा जो देवियों में जिसने 1700 ईस्वी से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष किया था, वो कौन है? तो वो ताराबाई का नेतृत्व में जो है मराठा जो है युद्ध करते रहे मुगलों के साथ। इसके बाद शिवाजी का वह उत्तराधिकारी जिसे औरंगजेब ने ईमानदार की उपाधि दी थी, तो ताराबाई को ईमानदार की उपाधि दी थी। इसके बाद हम बात करें कि किसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया, यानी मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया। तो बाजीराव के समय में जो ये है मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बन गया, ये बात है। तो
इसमें आगे बात करते हैं कि शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस युद्ध में हराया, तो सलहार के युद्ध में हराया था। इसके बाद शिवाजी के समय सरनोबात का पद किससे संबंधित था, तो सैन्य प्रशासन से संबंधित था सरनोबात का पद। और आगे बात करें कि इसमें कालक्रम पूछा गया था एक क्वेश्चन में, तो आपका पद्मिनी, दुर्गावती, तो इसको आप छोड़ सकते हैं वैसे, नहीं तो दुर्गावती इस शासनकाल में शासक रही थी, और ताराबाई जो है इस शासनकाल में शासक रही थी। अहिल्याबाई जो आपकी हैं वो 1725 से 1795 तक रही थी। इस तरीके की बातें हैं। 1802 में पेशवा ने बसई की अप्रतिष्ठित सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, इंदौर के होलकर से पराजय के बाद किए थे। कब किए थे ये पूछा गया है, तो पेशवा ने बसई की संधि के बाद अप्रतिष्ठित सहायक संधि की थी। अब सहायक संधि आप सभी जानते हैं कि बेलेजली ने इसकी शुरुआत की, तो सहायक संधि जो है अंग्रेजों ने शुरुआत की थी, और सबसे पहला जो है आपका हैदराबाद, उसके साथ सहायक संधि की गई थी एक तरह से, तो वो आप सभी जानते हैं। मुगलों में देह का तात्पर्य क्या है, तो वो गांव से है, तो मुगलों के समय देह एक गांव को कहा जाता था। सर्वप्रथम हिंदुस्तान शब्द उल्लेख राजवंश के अभिलेख में मिलता है, तो ससैनियन जो राजवंश था उनके उसमें अभिलेखों में जो है आपका हिंदुस्तान नाम से नाम मिलता है। आगे बात करें कि भारत का एथेंस कहा जाता है। भारत का एथेंस किस यात्री को, तो किस फ्रांसीसी यात्री जिसने किस काशी को भारत का एथेंस शहर कहने वाला कौन था, तो वो बर्नियर थे। और एथेंस शहर आप जानते हैं कि एथेंस आपकी जो है ग्रीस की राजधानी हुआ करती थी पुराने जो राजवंशों में, तो ग्रीस का शहर है एक एथेंस। और भारत का एथेंस किसको बोल रहे हैं, तो काशी को बोला जाता है। बात करते हैं कि बादशाह और दीवान के लेके, कि अकबर के समय जो दीवान था वो मुजफ्फर खान था। जहांगीर के समय ग्यास बेग एतमाद-उद-दौला जो आपके नूरजहाँ के पिताजी थे वो थे दीवान। शाहजहाँ के समय सादुल्ला खान थे। औरंगजेब के समय असद खान थे। तो ये आपको याद रखने हैं सारे कि ये दीवान जो हैं किस किस राजा के किस किस शासक के समय में हुए थे। अब बात करते हैं कि रॉल्फ फिच जो हैं कब भारत में आए, तो आपके 1583 में आए थे। विलियम हॉकिंस 1608 में आए थे, और निकोलस डाउंटन जो हैं वो 1613 में, और सर थॉमस रो जो हैं आपके 1614 में भारत में आए थे। जौनपुर राज्य आपको मैंने बताया कि वहाँ का अंतिम शासक पूछा गया, हुसैन शाह जो है उसका अंतिम शासक था जौनपुर का। इसके बाद माल शब्द जो है तो वो किससे संबंधित थी, तो माल जो है भूराजस्व से संबंधित था मुगल प्रशासनिक शब्दावलियों में। अब बंदा बहादुर का मूल नाम पूछा गया है कि बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था, तो इनका जो है मूल नाम था लक्ष्मण सेन। मूल नाम क्या था इनका, लक्ष्मण सेन। उसके बाद बात करते हैं बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। तो बेगम समरू ने कौन सा, तो सरधना का जो है आपका चर्च का निर्माण करवाया था। आगे बात करते हैं कि मुगल काल में दरबारी भाषा क्या थी, तो फारसी जो थी वो दरबारी भाषा थी। वहीं पर रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र कौन था, तो नजीब खान जो थे वो इनके विश्वास पात्र थे। वहीं बात करते हैं कि गाजुद्दीन हैदर के काल में लिखी गई पुस्तक होफ्त कुलजुम किससे संबंधित थी, तो प्रशासनिक सुधारों की एक पुस्तक थी ये होफ्त कुलजुम, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद शुजाउद्दौला का मकबरा कहाँ पे है ये पूछा है, तो शुजाउद्दौला का मकबरा तो वो आपका लखनऊ में है। आगे बात करते हैं कि पोलीगार दक्षिण भारत में पोलीगार कौन थे, तो क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक हुआ करते थे आपके पोलीगार। आगे बात करें तो होयसलों की प्राचीनतम राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है, हेलेविड या हेलेविड। और यही आपके इस समय होयसल के मंदिर जो हैं तो वो आपका यूनेस्को में शामिल होने वाला जो आपका विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला स्थल बन गया है, तो ये आपके यूनेस्को में शामिल है, ये आपको याद रखना है। गुरु रामदास जो है इन्होंने अमृतसर नगर को स्थापित किया था, वो आपको याद रखना है। अमृतसर जो आज का शहर है, जो नगर है, वो गुरु रामदास ने स्थापित किया था। दस्तारबंदान कहलाते थे आपके उलेमा जो होते थे, वो आपके दस्तारबंदान कहलाते थे। तांबे का सिक्का मुगल शासकों ने चलाया था, वो कहलाता था दाम, तो उसको दाम सिक्का कहते थे। इसके अलावा नवरोज़ त्यौहार किन से संबंधित है, तो आपके पारसियों से संबंधित ये नवरोज़ त्यौहार जो है मुगलों ने अपनाया था, पारसियों का त्यौहार है नवरोज़। उसके बाद बात करते हैं कि आपका जवाबित क्या होता था, जवाबित शब्द जो है किससे संबंधित था, तो जो राज्य कानून से संबंधित था। वहीं पे मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या होता था, तो भूराजस्व जो होता था उससे जो है वो मेन आपकी राज्य की आय होती थी। इसके अलावा मुगल काल में मौल्यम क्या था, मौल्यम शब्द किससे संबंधित था, तो एक जहाज़ था वो, उससे संबंधित मौल्यम शब्द यूज किया गया। इसके अलावा हैदराबाद के संस्थापक पूछे हैं तो चिनकिलिच खां जो थे आपके हैदराबाद के संस्थापक थे, जिन्होंने स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की। इसके बाद जो है खिदमती किससे संबंधित है, ये पूछा जाता है। एक शब्द पूछा गया कि पराजित भारतीय सरदारों द्वारा देय कर जो होता है उसको हम खिदमती कर बोलते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि समाधि जिसके यानी मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे, तो
चगताई तुर्क थे। क्या थे? तुर्क थे, चगताई तुर्क। समाधि जिसके कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, वो क्या है कि गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण माना जाता है। अब बात करते हैं कि मुगल काल में करोड़ी शब्द किससे संबंधित था? तो भू राजस्व अधिकारी जो होता था उसको करोड़ी बोलते थे। वहीं पे मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? तो भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना इसका जो है मीर बख्शी का काम हुआ करता था। अब बात करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सारे युद्ध जो है कब कब हुए। तो बेलग्राम का युद्ध जो है आपका 26 जून 1539 को हुआ। वहीं पे सरनाल का युद्ध जो है आपका 1772 में हुआ। धर्मत का युद्ध जो है आपका वह 1658 में हुआ। और वहीं पे जजाऊ का युद्ध जो हुआ वो 1707 में हुआ। ये आपको याद रखना है। बाकी बात करते हैं कि अटाला मस्जिद जो है आपकी जौनपुर में, तो वो कब बनाई गई? तो 1408 में। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है और कब बनाया गया? तो 1545 में। और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, तो वो आपका कब बनाया गया? तो 1570 में। इसके अलावा राबिया उद्दौरानी का मकबरा जो है वो औरंगजेब की पत्नी थी, उन्होंने कब बनवाया? तो आपका 1678 में बनवाया गया। इसके बाद चर्चा करते हैं कि दाम जो है वो किस, दाम शब्द का मतलब है, दाम जो एक है सिक्के के नाम हुआ करते थे, तो वो ताम्र की मुद्रा होती थी, उसको दाम बोलते थे। और राजस्व अधिकारी जो होता था उसको देसाई बोलते थे। वहीं प्रांतीय राज्य का प्रमुख अगर होता था उसको दीवान बोला जाता था। और भूमि की लंबाई नापने की जो इकाई होती थी उसको जरीब बोलते थे। और जरीब आज भी कहीं कहीं पर इस्तेमाल की जाती है, जो आपकी चेन होती है तो उसी को जरीब बोलते हैं, उससे नापा जाता है आज भी खेतों को। इसके बाद ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि चंदावर का युद्ध कब हुआ? किस 1194 में। तैमूर का आक्रमण कब हुआ? तो 1398 में, जिसकी बात हमने की थी। तालीकोटा का युद्ध की बात की हमने 1565 में। और घाघरा जो आपका युद्ध हुआ 1529 में। तो इस तरीके से हम जान रहे हैं। लास्ट अपनी बात कर लेते हैं 1556 में पानीपत का जो है द्वितीय युद्ध हुआ। और तृतीय युद्ध मैंने बताया आपको 1761 में हुआ था, जो मराठों और अब्दाली के बीच में हुआ था। तो अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ। इसके बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, आपको पता ही है। 1817 से 1819 के बीच में तृतीय मराठा युद्ध हुआ, ये भी आपके लिए जानने वाली बात है। 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ। ये इसमें क्या हुआ कि टीपू सुल्तान जो थे वो मारे गए थे। तो इस तरीके से आज हमारा मध्यकालीन भारत पूरा हो जाता है। और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या है कि आगे आपको क्लासेस मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेलीग्राम जो ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में क्या है, आपको PDF और या क्लासेस का नोटिफिकेशन अपडेशन मिलती रहती हैं। हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहिए। और आपका धन्यवाद है इस वीडियो को देखने के लिए, और ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।